हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर एनएसओ में जो आया था। एनएसओ एक एग्जाम है जो बच्चा एसओएफ कंडक्ट करता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और इसके थ्रू आप साइंस ओलंपियाड देते हैं और उसके रैंक के बिहाफ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिकग्निशन मिलता है कि यस यू हैव डन इट और आप एक स्कॉलर हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पेपर है अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है। और अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लेवल होता है जो आपके सिंपल एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड नॉलेज है, फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो फिर ये क्वेश्चन ये पेपर आप आराम से क्रैक कर सकते हो। लेट्स सी, आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट कुछ गाइडलाइंस जो एसओएफ देती है एग्जाम से पहले, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। आप मेरे से सुन लोगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगा इससे। सबसे पहली बात तो इसमें 3 सेक्शंस हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 35 क्वेश्चंस होते हैं और अचीवर सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ये 3 मार्क्स के होते हैं और जो साइंस और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स का होता है। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर अगर आपने सही आंसर किया तो आपको +3 यहां मिल रहे होंगे और +1 इन सेक्शंस में मिल रहे होंगे। अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको 0 नंबर मिल रहे होंगे, मतलब यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके, लास्ट मिनट में किया ये क्वेश्चन मैं जानता हूं, मेरे को थोड़ा डाउट है, तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस क्वेश्चंस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर ओनली एक ही आंसर करेक्ट है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल आंसर करेक्ट हैं। एक आंसर करेक्ट है, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे हर क्वेश्चन के बाद, आपको उसमें से एक ऑप्शन टिक करके बाहर निकलना है जो आपको सही लगता है। इस पेपर को देते दौरान आप जो ओएमआर शीट फिल करेंगे, उस ओएमआर शीट फिलिंग के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करें। अगर आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज नहीं करते हैं, अगर आप रेड पेन यूज करते हैं तो आपके ओएमआर को इनवैलिड माना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास HB पेंसिल है तो उससे भी आप चाहे तो सर्कल को डार्क कर सकते हैं, ओएमआर शीट को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, तो कुछ इस तरह से फिल करनी है, बिल्कुल प्रॉपर सर्कल करना है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कहीं कहीं लगा दिया तो फिर हो सकता है वो आंसर आपके इनवैलिड माने जाएंगे, राइट। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और जब आप ओएमआर शीट कंप्लीटली फिल कर देते हैं, सारे आंसर से रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसके बाद ये ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर तक पहुंचा देनी है। आपको घर लेके नहीं आना है, अदरवाइज आपके रैंक्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जो भी कैलकुलेशन आपको करने हैं वो आप पहले से ही दिमाग में लेके जाओ, कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा काम कर लो, बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2021-22 के एनएसओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन विद द पेपर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज द समर्थ एंड अभिनव conducted 2 experiment to study the type of chemical reaction as shown in the given figure। ओके, इस तरह से हो रहा था सब कुछ, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले हम 1 to 1 सारे रिएक्शन को रीड कर लेते हैं बच्चा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रिएक्शन इज ऑल अबाउट, राइट। तो ये केमिस्ट्री के आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जिसमें बोलता है कि सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को हमने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला। तो हमें पता है कि Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, इसको हमने कहाँ डाला बेटा, इसको हमने डाला बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। जब इनको हम डालेंगे तो हमारा बनेगा BaSO4 प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में तुमको पता है ये Na और Cl बच गया है तो NaCl बनेगा। अब ये BaSO4 जो होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आके यहाँ पे जम जाएंगे, तो मतलब तुम्हारा जो X है वो क्या है, BaSO4 है जो व्हाइट कलर का है। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बोलता है एक और सोल्यूशन है जो सिल्वर नाइट्रेट का है, AgNO3 सोल्यूशन है। AgNO3 सोल्यूशन के अंदर जब हमने क्या डाला, कॉपर वायर डाला। तो हमें पता है कि जब AgNO3 सोल्यूशन होगा और उसमें जब हम कॉपर वायर को डालेंगे, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कॉपर नाइट्रेट बना रहे होंगे। मतलब कॉपर यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, क्योंकि आप लोगों ने चूंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रखा है तो रेडॉक्स रिएक्शन उसमें आया होगा जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है। तो यहाँ पर कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, 2+ पे, और साथ में 2Ag बाहर निकलता है। अब ये जो कॉपर नाइट्रेट है ये बेचा ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे अपन, ये ब्लू कलर का होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यही बात हो गई कि भैया यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जब हमने कॉपर वायर को डाला तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ। और ऐसा होने का पीछे रीजन क्या था सर, तो ऐसे होने के पीछे का रीजन था बेटा, ऐसे होने के पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन था कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, राइट। इसीलिए कॉपर जो है वो Ag को रिप्लेस कर सकता है। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये
ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अब सोचो आप ही, जब आपने यहां इसको डिप करा तो क्या हुआ, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया पूरा, राइट। ये पूरा सोल्यूशन जो है मतलब इसी का एक्सटेंशन आगे है। तो ये सोल्यूशन कौन सा है, तो ये सोल्यूशन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ये कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन है। और इसके जो कॉपर का वायर है इसके ऊपर क्या जम रहा होगा, तो यहां पे जो जमने वाली चीज है ये कौन है, तो ये वाली एजी है, राइट। तो यहां पर ये एजी जम रहा होगा, बिल्कुल बात सही है, मतलब सिल्वर मेटल का डिपोजिशन हो रहा होगा कॉपर के ऊपर, परफेक्ट बात है। अब अगर कोई पूछेगा तो जेड सोल्यूशन कैसा कलर का होता है, तो मैं बोलूंगा सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी चूंकि ये कॉपर नाइट्रेट बना है तो ये ब्लू कलर का होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने कलरलेस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, बस। अब हमने पूरी रीडिंग कर ली। अब इसके ऊपर चार ऑप्शन जो हैं वो हम देखते हैं क्या दे रखे हैं उन्होंने चार ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज X इज व्हाइट प्रेसिपिटेट while Z इज ब्लू कलर सोल्यूशन। देखते हैं बेटा, X जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, परफेक्ट बात है, और जो तुम्हारा Z है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन है जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज कॉपर नाइट्रेट। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट है। सेकेंड पे जाते हैं, बोलता है रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज ऑफ द सेम टाइप। भैया हमें पता है कि लेड नाइट्रेट जो होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर हम इसमें Ki डालते हैं होल ट्वाइस में, जब हम लोग Ki डालते हैं बेटा तो ये बन जाता है PbI2 जो एक येलो कलर का होता है, और साथ में बनता है KNO3, राइट। अब यहां अगर देखा जाए ये येलो कलर का होता है बेटा PbI2, ये येलो होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, आपके ये 10th में मेंशन भी है। तो ये येलो कलर का होता है PbI2 और KNO3 बाहर निकलता है। PbI2 जो है येलो कलर का है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। वेयर एज जो हमारा ये पुराना रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। तो मतलब हो गया कि ये दोनों सिमिलर टाइप के रिएक्शन नहीं है, राइट। एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक सिंगल है। नेक्स्ट बोलता है द मेटल वाई विच गेट डिपॉजिटेड। सर मेटल वाई कौन है बेटा, तो यही मेटल वाई है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, दिस इज योर मेटल वाई, राइट। तो बोलता है कि द मेटल वाई विच गेट डिपॉजिटेड ऑन कॉपर वायर इज सेम मेटल विच इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट। बिल्कुल बात सही है बेटा, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में डालते हैं तो डिकम्पोज होता है, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इससे मेटल बाहर निकलता है 2Ag और साथ में Cl2 बाहर निकलता है। तो मतलब यहां पर जो मेटल तुम्हारा बन रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से वो सिमिलर मेटल है जो कि यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, जो कि यहां पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर वायर के ऊपर। तो मतलब बिल्कुल बात सही है कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है कि द मेटल वाई विच गेट डिपॉजिटेड ऑन कॉपर वायर इज सेम एज सेम मेटल विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब मैं देखता हूं जाके कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे 1 और 3 दोनों हैं, तो अपन चेक करते हैं। तो 1 3 तो यहां दिख रहा है मेरे को, बाकी कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर 1 3 के साथ भी कुछ हो। तो मतलब हो गया ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला चलो फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं। बोलता है इन एक्सपेरिमेंट 2 नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Ag। बिल्कुल बात गलत है, मैंने बीच में ही बोला था। तो ये रिएक्शन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, सिल्वर जो है वो नीचे आता है, राइट। इस कारण से कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है। तो आंसर मेरा बी होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें एक एक चीज इसके ऊपर कर लेना चाहिए, तब हम जब क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली वो आंसर करके बाहर निकलेंगे, राइट। तो आंसर होगा इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट, ध्यान रखना बेटा, कभी कभी नॉट करेक्ट भी देता है, कभी कभी करेक्ट भी देता है, तो ध्यान रखना इस बात का। बोलता है व्हेन कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स सॉल्यूशन विथ pH मोर देन 7। अब आप मुझे बताओ कैल्शियम सल्फेट है भैया, कैल्शियम सल्फेट कैसे बना होगा। तो कैल्शियम सल्फेट का एक पॉसिबिलिटी ये हुआ होगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से मिलकर बना होगा। ये पॉसिबिलिटी है इसकी, बिल्कुल है सर। एसिड बेस रिएक्शन है, पानी निकलेगा, राइट, पानी निकलेगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो pH जो होगा वो कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये न्यूट्रल के आसपास होगा, मतलब 7 के आसपास होगा। मोर देन 7 की संभावना तो तुम्हारे लेवल पे नहीं है। अगला बोलता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ K2CO3 हैज pH इक्वल टू 7। भाई K2CO3 कैसे बना होगा, तो K2CO3 का पॉसिबिलिटी ये है कि ये KOH और H2CO3 से बना होगा। अब हमें पता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड है जो एक वीक एसिड होता है, जो एक वीक एसिड है, बिल्कुल बात सही है। तो ये एक वीक एसिड है और जिसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। इस KOH क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। सर कैसे पता चला आपको, ये ऐसे पता चला बेटा
क्योंकि हमें पता है कि KOH जो है ये अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है, और एल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। दैट इज व्हाई वी से इट इज अ वीक बेस, सॉरी दैट इज वाई वी से इट एज स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और ये चूंकि वीक एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, जैसे कार्बोनिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सब क्या होते हैं, ये सब वीक एसिड्स होते हैं बेटा। तो वैसे केस में अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिला हुआ सॉल्ट है तो 100% है। इसी से बना हुआ क्या, तो इसी से बना होगा तुम्हारा K2CO3, इन्हीं के रिएक्शन से बना होगा K2CO3 और पानी। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना है तो मतलब ये बेसिक होगा, और जब कोई चीज बेसिक होती है तो पीएच जो होती है वो मोर देन 7 होती है, ना कि इक्वल टू 7। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग है। तीसरे पे जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOK विल हैव पीएच मोर देन 7। चेक करके देख लेते हैं। तो भैया CH3COH बना कैसे होगा, तो CH3COOK कैसे बना होगा, तो CH3COOK बना होगा CH3COOH प्लस KOH से। अब हमें पता है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड होता है बेटा, ये मैंने भी जस्ट बोला था आपको, ये वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है बिकॉज ऑफ एल्कली का हाइड्रोक्साइड है, राइट। मतलब एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं और होते भी हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर कुछ बनेगा तो 100% है ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। और बेसिक सॉल्ट क्या बना है यहां पर, तो बेसिक सॉल्ट बना है CH3COOK। ये क्या है तुम्हारा, ये है पोटेशियम एसीटेट, राइट, ये है पोटेशियम एसीटेट। अब बेसिक सॉल्ट अगर है तो मतलब फॉर श्योर पीएच जो है वो मोर देन 7 रहा होगा, बिकॉज ऑफ जहां पे बेस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे पीएच मोर देन 7 होता है। तो मतलब मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और एक ही करेक्ट था, तो मतलब मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन लेट सपोज ऑप्शन डी भी हम अगर पढ़ लेते हैं तो बेटा ये जैसा ये है वैसा ही ये है, देखो सिमिलर है, बस यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया होगा हमने, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया होगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, दोनों के दोनों अल्कली के बेस हैं, राइट, अल्कली के हाइड्रोक्साइड है, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है। तो वैसे केस में ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है। तो वैसे केस में 100% जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा, और पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। बट यहाँ क्या लिखा बेटा, लेस देन 7 लिखा, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, राइट बच्चा। तो आंसर होगा 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सुधीर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेट अप द फॉलोइंग apparatus टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है भैया, he inserted the pieces of following substance between the clips 1 by 1, मतलब क्लिप्स के बीच में इसने डिफरेंट क्या है सब्सटेंस के क्लिप डाले, राइट, डिफरेंट पीसेस डाले। और वो मेटल कौन कौन से थे, तो वो मेटल हैं, साथ में कुछ कुछ और भी हैं, जैसे कॉपर है, Al है, Ag है, ग्रेफाइट है, कोल है, जिंक है, प्लास्टिक है। द बल्ब विल ग्लो इन केस, तो भैया हमें पता है कि बल्ब तभी ही काम करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां करता है, कंडक्टर से करता है। और कंडक्टर कौन होते हैं, तो कंडक्टर होते हैं या तो मेटल हो या नहीं तो ग्रेफाइट हो। आपको पता होगा ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पढ़ाया गया होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर। तो वैसे केस में आपने कॉपर को ओके कर देना है, Al को ओके कर देना है, Ag को ओके कर देना है, ग्रेफाइट को ओके कर देना है। कोल ट्रांसफर नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जिंक को ओके कर देना है, और प्लास्टिक में भी कोई कंडक्शन नहीं होता। इनफैक्ट ये तो हम घर में यूज कर रहे होते हैं, प्लास्टिक को हम लोग लपेट देते हैं वायर के ऊपर ताकि करंट ना लगे, क्योंकि उसके अंदर कोई कंडक्टर प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। कोल के अंदर भी नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर होता है। कॉपर की वायरिंग होती है, आपको पता होगा एसी के अंदर 3 स्टार 4 स्टार एसी के अंदर क्या होता है, कॉपर वायरिंग होती है, इसलिए वो महंगी होती है। एल्युमिनियम के वायर्स लगे होते हैं आपके आसपास, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जो पावर हाउस ग्रिड हाउस करती है, पावर ग्रिड वाले करते हैं, वो सब के सब एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। सर क्या सिल्वर का वायर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा, लेकिन बहुत ही कॉस्टली अफेयर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सिल्वर कंडक्ट नहीं कर सकता, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि वो कॉस्टली अफेयर है। तो वैसे केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, ग्रेफाइट एंड जिंक, राइट। कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, ग्रेफाइट एंड जिंक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट, सेटअप एंड आइडेंटिफाई एक्स। अब यहां पर एक ऐसे करके सेटअप बना दिया उन्होंने, वेरी गुड।
इन्होंने यहां से X डाला और कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा हुआ है, मतलब यहां पर X नीचे है और यहां पर कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। वो पूछ रहा है X कौन है, तो भैया सुनना ध्यान से, अगर कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है बेटा, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बेसिक, राइट, और वो भी कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस, जो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो अल्कली एल्कलाइन मेटल्स के साथ, इनफैक्ट बहुत सारे और भी मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन नहीं देते, ये रिएक्शन देते हैं इन जनरल जिंक के साथ दे देते हैं, राइट, ये जिंक के साथ देते हैं और क्या बनाते हैं, NaZnO2 का फॉर्मेशन, Na2ZnO2, राइट, ये फॉर्मेशन इसने कर सकता है, मतलब यहां पर आपका Zn कहां है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और साथ में बाहर क्या निकलता है बेटा, साथ में बाहर निकलता है हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इनफैक्ट एल्युमिनियम के साथ भी अपन देखते हैं, एल्युमिनियम भी NaAlO2 बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन निकालता है। तो वैसे केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करती है और ये बनाती क्या है बेटा, Na2ZnO2, जहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या तुम्हारे हिसाब से सही है, तो मेरा आंसर होगा ए, क्योंकि सोडियम एल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना कि बेटा हाइड्रोक्साइड बेस जो होते हैं इनके साथ बस सोडियम और जिंक और एल्युमिनियम के अगर रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, जिंक और एल्युमिनियम ऑप्शन में है तो वही रिएक्ट करते हैं, बाकी ये जितने भी एल्कली एल्कलाइन मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट बेस के साथ नहीं करते हैं, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो वेरी नोन फॉर इलेक्ट्रॉन लूज, राइट, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होती है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सिमिलर टाइप के रिएक्शंस ऑब्वियसली नहीं करेंगे, राइट। दो बेस तरह का हो गया, एक भी बेस दूसरा भी बेस, तो रिएक्शन में इन जनरल पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। तो अपन बना देंगे ये वाला आंसर और यहाँ पर जिंक का स्टेट होगा +2 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो, ओके, बोलता है आइडेंटिफाई 2 form 1 and 2 respectively, that's a great, and how they are related to each other। तो हमें पता है भैया ये है कौन, बचपन से देखा है, नहीं बचपन से नहीं 10th क्लास में देखा है, इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन, राइट, जहां पर ये हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं बेटा, अगर नहीं पढ़ा था तो आज से सुन जान लो, ये ग्रेफाइट होता है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Whereas यहां पर देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन के, मतलब हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई वी से इट एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारे सारे कार्बन है, तो ये सबके सब क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। वेराज यहां पर ये हेक्सागोनल यूनिट बनाते हैं और ये लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और 2 लेयर के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, इस कारण से हम लेयर को डिस्प्लेस कर सकते हैं और इसके लिए ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा लुब्रिकेंट के तौर पे बिहेव करता है, राइट। ये एक ड्राई लुब्रिकेटर होता है जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक तो जल्दी ये आग नहीं पकड़ता, इसके अंदर आग जो है पकड़ने की क्षमता बहुत ही कम है, राइट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता होगा कि बहुत हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा होता है, इसीलिए वो ग्रेफाइट लुब्रिकेटर चूज करते हैं ताकि काम स्मूथली भी हो जाए और आग भी ना लगे, राइट। तो ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं वहां पर। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड हाउ दे आर रिलेटेड। तो हमें पता है, अभी जस्ट बताया, ये कार्बन का ग्रेफाइट है और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है ये डायमंड है, और ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स कहलाते हैं, राइट। तो मतलब ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और याद रखना ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन डायमंड, मतलब ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट से। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट मोर स्टेबल होता है बेटा, लेकिन लुब्रिकेटर की तरफ बिहेव क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इसके लेयर जो होते हैं ये वीकली बॉन्डेड होते हैं जो स्लिप कर जाते हैं और जिस कारण से लुब्रिकेटर के तौर पे बिहेव करने लगते हैं, राइट। तो वैसे केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कौन कौन है, तो मैं बोलूंगा पहला जो है वो ग्रेफाइट है, दूसरा जो है डायमंड है, और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स, ये दोनों आपस में क्या है, एलोट्रोप्स हैं, राइट। मैंने अभी जस्ट बोला दोनों आपस में क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आराम से ये नंबर आप सिक्योर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इनकरेक्ट ऑर्डर। भैया सुनना ध्यान से, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, इनकरेक्ट मतलब सही जो नहीं है।
अब पहला है एटॉमिक रेडियस, तो हमें पता है नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, मतलब अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो सबसे बड़ा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और फ्लोरीन से छोटा कौन होता है, फ्लोरीन से बड़ा कौन होता है, ऑक्सीजन, राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे लिख लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इधर की तरफ जाते साइज घटती है, यहाँ की तरफ जाओगे साइज घटेगी, और नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ती है, राइट। तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो बड़ा है फ्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन जो है वो छोटा है ब्रोमीन से, क्लोरीन से और आयोडीन से। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ब्रोमीन, देन क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन से भी बड़ा कौन है, कार्बन है। सर कार्बन क्यों बड़ा है? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है वो और पीछे आता है, तो मतलब साइज चूंकि इधर की तरफ घट रही है तो कार्बन का साइज जो होगा वो ऑक्सीजन से बड़ा होगा। सर एक बात बताओ, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ब्रोमीन क्लोरीन जो है वो कार्बन से भी बड़ा है? वो इसलिए डिसाइड किया बेटा क्योंकि ये लोग पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं, और बाकी जो नीचे वाले हैं ये पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 के एलिमेंट है। जब पीरियड नंबर 2 का कोई एलिमेंट होता है तो उसके पास 2 सेल होते हैं, वेराज उसके नीचे वालों के पास 3, 4, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल होते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ती है। इस कारण से क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है कार्बन से। अगर अपन बात करें तो पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, बट पूछा क्या आपसे, वो इनकरेक्ट कौन सा है। चलिए, मेटालिक कैरेक्टर, हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, वेयरएज टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये पढ़ाया गया होगा आपको, और क्लियर सी बात है सर, सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, राइट। मैग्नीशियम उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम उससे भी कम, और सिलिकॉन उससे भी कम। मतलब जब अपन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखना मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो आपके ये मेटल थे और ये नॉन मेटल हो गया, मतलब यहां से यहां जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रही है बेटा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रही है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रही है। बट यहां पर क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज कर रही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि पूछा था उसने इनकरेक्ट कौन सा है, राइट। अगला है एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा ध्यान रखना, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उतना ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होता है, याद रखना बेटा। ऐसे भी आपको पढ़ाया गया होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है, तो देखो भैया, एल्युमिनियम के बाद अगर अपन ग्रुप में जाएंगे, सॉरी पीरियड में जाएंगे, तो एल्युमिनियम के बाद कौन आता है, इधर सिलिकॉन आता है, उसके बाद कौन आता है, फास्फोरस आता है, उसके बाद कौन आता है, सल्फर आता है, राइट। तो अगर अपन इधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, तो इधर की तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो फॉर श्योर क्या होगा, फॉर श्योर इसके ऑक्साइड जो होंगे वो ज्यादा एसिडिक हो रहे होंगे, क्योंकि ये बोलता है कि हायर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्साइड मोर विल बी दी एसिडिक, या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दैट इज वाई से कि अगर अपन इधर की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो 100% है जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो भी बढ़ रहा होगा। तो मतलब ये बिल्कुल भी सही है, बट हमें इनकरेक्ट करना था, तो मेरा आंसर यही है, मेरा आंसर तो यही है, मेरा आंसर तो यही है। उसके बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है इन अ ग्रुप। तो वैसे केस में हम जब यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, आयोडीन, सबसे कम कौन होगा, फ्लोरीन। तो अगर सबसे कम फ्लोरीन मेटालिक है तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक रहा होगा। तो आंसर क्या होगा, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ क्यों जा रहा हूं, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर इनकरेक्ट ऑर्डर। बेटा ध्यान रखना, मैं सारे ऑप्शन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि क्या पता अगले एनएसओ में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए, जो इस बार इनकरेक्ट, जो इस बार आंसर नहीं था उसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं सारे ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और फर्दर कुछ नॉलेजेस भी आपको दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है इफ 10 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, right, each of the following substance is taken, then which one of them will contain the least number of atom, right। सबका 10 ग्राम लिया, राइट, सबका 10 ग्राम। तो हमें पता है ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है, तो मोल कंसेप्ट में भैया गिवन वेट बाय मोलर मास, राइट, यही होता है हमारा। तो मीथेन क्या होता है बेटा, तो मीथेन का फॉर्मूला फटाफट लिखते जाओ, ये CH4 होता है। सोडियम क्या होता है, सोडियम Na होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, ये HF होता है। और ये कार्बन क्या होता है बेटा, तो कार्बन तो आपको पता होगा, कार्बन कार्बन होता है, एटम होता है। अब सुनना,
अगर मैं इसका मोलर मास से डिवाइड करूं इसको, तो मोलर मास होता है इसका 16। सर कैसे सर? तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 1 4 जा 4, तो 4 + 12 16 हो गया, राइट। तो ये तो उसके मोल आ गए। जब मोल में आप मल्टीप्लाई करते हो एवोगाड्रो नंबर से, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है बेटा क्या? तब आपको मिलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आप मल्टीप्लाई करते हो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, तो मिलता है आपको नंबर ऑफ एटम। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो 4 + 1 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब टोटल मेरे पास जो आया वो है 50/16 Na, राइट। ये आया 15/16 Na, 50/16 Na, ये पहले का आया। अब दूसरे को ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर 10 है, राइट, यहां पर बेटा 10 है, तो 10 ग्राम सबका लिया है। और सोडियम का होता है 23, तो 23 से डिवाइड कर दिया। क्या होता है सोडियम का 23? इसका एटॉमिक मास, राइट। मतलब इसके एक मोल में जो होता है वो 23 ग्राम होता है। तो इस कारण से हमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मोल आ गया। मोल में मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, तो एटम आ गया। और उसमें मल्टीप्लाई करो इसकी एटॉमिसिटी से, मतलब नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। वेर एज सोडियम अकेला मॉलिक्यूल तो है नहीं, अकेला एटम ही है, तो मतलब इसका एटॉमिसिटी 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो मेरे आंसर आए दैट इज 10/23, 10/23 Na। फॉर श्योर ये वैल्यू तो बहुत कम है इस वैल्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। HF के अंदर टोटल हो गया तुम्हारा 10 ग्राम ही है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड 19 + 1 20 गुने Na और गुने 2। सर 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा बिकॉज यहाँ 2 एटम है, उसने पूछा भी है लीस्ट नंबर ऑफ एटम किस में होगा, राइट। तो एटम के बारे में पूछ रहा है, तो 10 2 जा 20, 2 से 2 के चला गया, बच गया Na। मतलब एवोगाड्रो नंबर का इक्वल एटम यहां प्रेजेंट है। अब कार्बन की बात कर लेते हैं। तो 10/12, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दो, और कार्बन अकेला एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा। तो यहां से आ गया 10/12 Na। अब अगर देखा जाए सबसे लिस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे लिस्ट नंबर जो मुझे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, बी, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा, और इस कारण से ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, बिकॉज उसने पूछा क्या था, लिस्ट नंबर क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में उन्हें लगने लगता है, जल्दी जल्दी में हड़ी में लगने लगता है कि भैया उसने कहीं मैक्सिमम तो ना पूछ लिया हो। मैक्सिमम नहीं बेटा, लिस्ट पूछा है। तो ध्यान रखना बेटा, लिस्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, गलतियां मोस्टली यही होती है क्योंकि आप सही से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, बट दिमाग में हमेशा चल रहा होता है या तो करेक्ट पूछ रहा होगा या मैक्सिमम पूछ रहा होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो मिनिमम भी पूछ सकता है और नॉट करेक्ट भी पूछ सकता है। यही तो एक अच्छे एग्जाम की खासियत है कि वो क्वेश्चन को टफ कैसे बनाता है, क्वेश्चन टफ करके नहीं, ऑप्शन टफ करके, या क्वेश्चन में कुछ ऐसे टेल लगा के मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दिया, करेक्ट की जगह नॉन करेक्ट कर दिया, नॉट करेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया, हो गया क्वेश्चन तुम्हारा टफ हो गया। टफ क्यों हो गया भैया? गलत हो गया तो टफ है। भले ही क्वेश्चन सॉल्व करना आसान था, लेकिन आंसर आपने करेक्ट अगर ओएमआर में मार्क नहीं किया तो आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है उस कंप्यूटर को बस इतना पता है कि भैया इस बच्चे ने तो भैया ऑप्शन बी टिक किया है, और ये सही है या गलत ये कंप्यूटर बताएगा, क्योंकि आउटपुट में, इनपुट में उसको बता दिया गया होगा कि आंसर बी है या सी है, राइट, या ए है या डी है। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालो। हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज फ्यूचर में जो एग्जाम आने वाले हैं, आप साइंस ओलंपियाड लिख रहे हो, फ्यूचर में आप साइंस लोगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ ऐसे बन रहे होंगे, तो वैसे केस में वहां पे जो एग्जाम्स होंगे वहां पे भी एग्जाम का नेचर ऐसा ही होता है, थोड़ा टफ कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के, या कुछ उल्टा पुल्टा पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आसान होता है बट पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, अब लो तुम्हारा आ गया अगला, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आइसोबार आइसोटोप होते क्या है? तो आइसोटोप कौन होते हैं बेटा? तो आइसोटोप में Z की वैल्यू सेम होती है, Z की वैल्यू सेम हो, Z क्या है सर? एटॉमिक नंबर, लेकिन जो मास नंबर होता है वो अलग होता है, मतलब A1 नॉट इक्वल टू A2, ये होते हैं आइसोटोप। जैसे कार्बन के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कार्बन, सॉरी आइसोबार लिख रहा है ना, आइसोबार बेटा, तो ये आइसोबार नहीं आइसोटोप की बात चल रही है। आइसोटोप मैं बोल रहा था, यहाँ आइसोटोप यहाँ लिखा है, मेरे को पहले आइसोटोप ही लिखा है, कोई बात नहीं। तो Z1 इज मस्ट बी इक्वल टू Z2 एंड A1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू A2, राइट, ये होता है आइसोटोप, राइट। जैसे कि कार्बन का ही दो देख लो, कार्बन 12 कार्बन 14, तो कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों में एटॉमिक नंबर क्या है? 6 ही है, मतलब Z की वैल्यू सेम है, वेयर एज मास नंबर की वैल्यू अलग अलग है, तो मतलब है ये दोनों आपस में आइसोटोप है।
अब बात करते हैं आइसो बार की, तो जहां पर Z1 नॉट इक्वल टू Z2 हो लेकिन A1 इक्वल टू A2 हो जाए, मतलब ये हो गया सर कि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है बट मास नंबर सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 6C14 एंड 7N14। अब देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दो डिफरेंट एटम है कार्बन नाइट्रोजन, बट मास वाइज एक 14 है और एक तुम्हारा 14, दूसरा भी तुम्हारा 14 है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये आपस में आइसो बार हैं। अब चेक कर लेते हैं भैया, तो भैया देखो PQRS, तो देखो P में देखो 17, यहां भी 17, वाह, मतलब P और R जो हैं इसके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, मतलब ये दोनों तो P एंड R तो आइसोटोप हैं, तो P एंड R आइसोटोप हैं। चलो अब आगे देखते हैं, ये देखो 18, ये भी 18, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, 36, 38, मतलब क्या हो गए, मतलब ये भी आइसोटोप हो गए। तो PR एंड QT जो हैं वो आइसोटोप हैं, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं आइसो बार की, तो आइसो बार में क्या होना चाहिए, तो आइसो बार में मास नंबर सेम होना चाहिए, राइट। तो मास नंबर इसका भी 37 और इसका भी 37 दिख रहा है, वेयर एज इनका एटॉमिक नंबर 17 एंड 19 है। मतलब क्या हो गया, P एंड S आर आइसो बार, तो मतलब ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना बेटा, आइसोटोप आइसोबार का डेफिनेशन इस तरह से, तो क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएंगे। जहां पे यहां पे हमने Z क्या लिया है, तो Z इज द एटॉमिक नंबर, राइट, एंड A क्या है तुम्हारा, तो A वाज द मास नंबर। ध्यान रखना बेटा, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक, अगर जिसको जरा सा भी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, बोलता डायग्राम बना दिया इन्होंने और बोलता है कि बताओ कौन किस तरह का है। तो ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके अंदर तुम्हें मिक्सचर, सॉल्यूशंस, कोलाइडल, इन सब के बारे में बताया गया होगा। तो एक कोलाइडल के ऊपर काम चल रहा है। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं ये इंटरसेक्शन में क्या हुआ, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन में सॉलिड एंड लिक्विड है, राइट, और सॉलिड लिक्विड क्या होते हैं, बटर, राइट, बटर इज द वेरी फेमस एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में जो देखो उसमें तुम्हारा मतलब फर्स्ट सेक्शन में तुम्हारा सॉलिड प्लस लिक्विड है, सेकेंड सेक्शन जो है तुम्हारा, जो सेकेंड वाला ये इंटरसेक्शन है, इसके अंदर तुम्हारा सॉलिड प्लस गैस है, और जो तुम्हारा थर्ड सेक्शन है बेटा, इस थर्ड सेक्शन के अंदर लिक्विड प्लस गैस है, राइट। अब सॉलिड प्लस गैस क्या होते हैं बेटा, स्मोक होते हैं, राइट, और लिक्विड प्लस गैस क्या होते हैं, फॉग होते हैं। फॉग इज द वेरी फेमस एग्जांपल फॉर इट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये अगर याद है फैक्चुअल तो आपसे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, बट ऐसे अपन दिमाग में भी सोच सकते हैं। बटर कैसा होता है भैया, इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड ही तो रहते हैं, सॉलिड और लिक्विड ही तो रहते हैं बटर के अंदर, राइट। सॉलिड क्या होता है तुम्हारा, जो भी उसके अंदर वो बटर का जो ये रहता है, और लिक्विड क्या रहता है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर ऑयल भी रहता है, आपको पता होगा। दूसरा है स्मोक। स्मोक क्या होता है, तो स्मोक आपको पता ही है, स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। और फॉग क्या होता है, तो फॉग में ऐसा होता है कि लिक्विड के अंदर गैस रहते हैं, बबल्स बने रहते हैं, राइट। तो अपन बोलेंगे वो फॉग है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, बिकॉज लिक्विड काफी कम है और गैस उसके अंदर भरे हुए रहते हैं, राइट। तो गैस लिक्विड का मिक्सचर है, इसका आंसर क्या बोलेंगे, उसको फॉग बोल देंगे। ये बहुत ही मतलब डेली लाइफ एग्जांपल है। आप डेली लाइफ एग्जांपल अगर आपके पास है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। जैसे यहाँ पर और जितने भी ऑप्शंस हैं तो ये सब आपको सही नहीं लगेंगे। ऐसे पेंट है, लिक्विड प्लस लिक्विड है, राइट। वैसे ही तुम्हारा जेम स्टोन है, सॉलिड प्लस सॉलिड है। तो ये याद रखना पड़ेगा बेटा, अगर याद है तो हो जाएगा आराम से। आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बताओ एटम के नंबर कितने होंगे, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ MgSO4। भैया MgSO4 के मोल दे रखे हैं, तो बहुत सिंपल है भैया, क्या करेंगे सर, तो बहुत सिंपल है बेटा। क्या सिंपल है, तो सिंपल ये है कि भैया मोल अगर पता हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। तो नंबर ऑफ MgSO4 कितने प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ MgSO4 हो जाएंगे बेटा 0.25, ये इसका मोल आ गया, इनटू क्या बच्चा, तो इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये इसका मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब 1 to 1 पूछ रहा है, बताओ मैग्नीशियम के एटम कितने होंगे, तो भैया एक मॉलिक्यूल में एक होता है, तो बताओ इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 और इंटू कर दो 1। फिर उसके बाद सल्फर का पूछ रहा है, तो सल्फर एटम कितने होंगे, तो एक के अंदर एक सल्फर है, तो इतने में कितने होंगे, तो 0.25 इंटू 6.022 10 की पावर 23 इंटू कर दो 1। उसके बाद बोलता है सल्फर के बाद कौन सा वाला, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 0.25
इनटू कितना एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 10 की पावर 23 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सर क्यों 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 4 से इसलिए कर रहा हूं बेटा बिकॉज ऑफ एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन है, एक फॉर्मूला में 4 ऑक्सीजन है, तो इतने सारे फॉर्मूला में कितने होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0.25 इंटू 4 कितना आ गया 1 हो गया, तो मतलब ये बच गया तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर ही। अब चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे कि लास्ट में एवोगैड्रो नंबर मेंशन है, तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो मतलब मैं सीधा ए के साथ टिक करके बाहर निकल जाऊंगा। मैं अगले वाले को मल्टीप्लाई करना भी नहीं पसंद करूंगा। क्यों सर? क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑल्दो ये भी चेक कर सकता हूं कि इन दोनों के नंबर सेम होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, तो मुझे यही दिख रहा है फर्स्ट ये वाला सेम है और ये वाला सेम है और ये एवोगैड्रो नंबर का इक्वल है, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक। चलिए डायरेक्टली मोल दे रखा था बेटा, अगर मान लो मास दे रखा होता फिर तो मोल निकाल के फिर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके फिर उसके पर्टिकुलरली एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके हम फिर निकालते, लेकिन सीधा मोल दे रखा है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भैया एटम कैसे दे रखे हैं इन्होंने डायग्राम, और पूछ रहा है कि बताओ क्या क्या हो सकता है। तो भैया देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करके पता कर लेंगे कौन सा एटम है, राइट। चलो पहले बार में देखते हैं, पहले वाले में एक्स में तो 2 हैं अंदर वाले सेल में, उसके बाद 6 हैं, 2 + 6 8 और 8 प्लस कितने हो गए, सॉरी 2 + 8 कितने हो गए 10 और 10 + 3 आउटर मोस्ट में 3 दिख रहे हैं मेरे को, तो 2 + 8 + 3 तो मतलब हो गया ये तुम्हारे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो Al का 3+ करता है। ओके अगले वाले में देखते हैं बेटा, तो 2 अंदर वाले सेल में है 2 और बाहर वाले सेल में 2 2 4 2 6 है, मतलब ये हो गया 2 + 6 8, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2- के फॉर्म में, हो गया खत्म। अब ये भाई साहब ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है कैटायन के फॉर्म में और ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है एनायन, तो वैसे केस में जब ये कंबाइन करेंगे तो आपको फॉर्मूला फॉर्म करना आता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा Al2O3, राइट। अब अगर मान लो इसको x बोला इसको y बोला, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है X2O3। अब चेक कर लेते हैं, x and y विल फॉर्म कंपाउंड लाइक X2Y3। अरे बाबा पहले वाला ही सही लग रहा है, पहले वाला तो सही है, अगला वाला भी चेक करना पड़ेगा बिकॉज नीचे में ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। x विल फॉर्म नाइट्राइड विथ XN3। नो नो नो, क्यों? एल्युमिनियम होता है Al का 3+, नाइट्राइड होता है N का 3-, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा Aln, एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो ये फॉर्मूला XN3 नहीं होगा। चलिए Y एग्जिस्ट एज डाइवेलेंट केटायन, नो नो नो, Y एग्जिस्ट एज डाइवेलेंट एनायन नॉट केटायन, तो मतलब ये भी गलत हो गया। X कैन फॉर्म X5- एनायन, एल्युमिनियम विल फॉर्म एनायन, हाउ इज इट पॉसिबल? मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज देखा है आपने? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, राइट। तो बहुत ही सिंपल था डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, कुछ बच्चे वैलेंसी काउंट कर रहे होते हैं, ऐसा मत करो, सीधा एटम आइडेंटिफाई कर लो। एटम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एटम के बारे में लगभग सब कुछ पता होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो H+, H-, लिथियम है Li+ में एग्जिस्ट करता है ना, वैसे बेरिलियम है +2 में एग्जिस्ट करता है, कार्बन +4 -4 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन -2 एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन -1 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन -3 एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम +2 एग्जिस्ट करता है, सोडियम +1 एग्जिस्ट करता है, नियॉन रिएक्ट ही नहीं करता, राइट, सिलिकॉन +4 होता है, एल्युमिनियम +3 होता है, सल्फर -2 होता है। मैं सबकी वैलेंसी की बात कर रहा हूँ बेटा, बेसिकली इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें एटम का पता चल गया तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, Kunal, a student 10th class, studied a reaction between marble chip and dilute HCl. Okay, he took 50 grams of marble chip and 100 ml of 0.1 molar HCl. The given graph shows how the total mass of marble chip varies with the time as the reaction proceeds. तो भैया देखो ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है मार्बल चिप का जो अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मुझे पता है HCl ही होता है, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा CaCl2 और CaCl2 प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा और प्लस क्या बनेगा बेटा, तो पानी बनेगा, राइट, ये होता है। तो लूज करने का मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा, मास को लूज कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। अब बोलता है कि कौन सा, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऐसे करके मास घट रही है, ऐसे करके मास घटती जा रही है, ठीक है भैया।
और 2 पॉइंट इन्होंने आइडेंटिफाई करे P और Q करके। ओके, नो इश्यू। अच्छा, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है कि अपन चेक कर लेते हैं कौन कितना है। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में पहले मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? तो मोल हो गया इसका बेटा 50/100, 50/100 दैट इज 1/2, मतलब 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। और HCl का भी मोल निकाल लो। तो मोल का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर मोलारिटी और वॉल्यूम दे रखा होता है तो मोल का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 0.1 इंटू, ये ml में नहीं होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तो इसको 0.1 कर लो, बिकॉज लीटर में ये 0.1 लीटर होगा। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.01, मतलब एक है 0.5 और दूसरा है 0.01, मतलब 0.01 जो है वो, अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन तो हमने वहां लिख रखा है, बस उसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पता चला कि HCl जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बिहेव करता है? तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट बिहेव करवाने के लिए मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो 0.01/2 कर दो और यहां पर 0.5/1 कर दो, और जो भी नंबर कम हो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें क्या दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके 0.5 मोल से इसका इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, बट है कितना? है 0.01, मतलब ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड घटना निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से देखो, स्टार्टिंग में रिएक्शन डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब मास डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट रह जा रहा है। क्यों कांस्टेंट रह जा रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पर HCl जो है वो ओवर हो चुका है, HCl गॉट ओवर, मतलब यहां पर HCl खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि HCl कम अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके सारे के सारे ऑप्शंस। बोलता है मोर एंड मोर CO2 गैस इज इवॉल्व अलोंग P एंड Q। ना रे ना, P Q के अलोंग तो कोई CO2 गैस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि खत्म हो चुका है वो HCl। CaCO3 रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर पॉइंट P। बिल्कुल बात सही है। CaCO3 हाँ, ये सुनना ध्यान से बेटा, इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना। तो मतलब ये हो गया कि P से Q की तरफ जब अपन जाएंगे तो यहां पर तो कोई CO2, नो CO2 गैस, बट यहां पे हाँ CO2 रिलीज हो रहा होगा। जब तक घट रहा है मतलब CO2 भाग रही है, CO2 भाग रही है, इसलिए मास डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ऐसे ग्राफ जा रहा है। ठीक है भैया। तो बोलता है कि CaCO3 विल रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर P। बिल्कुल बात सही है। इसके बाद CaCO3 रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि HCl खत्म हो चुकी है। फिर अगला बोलता है रिएक्शन गेट कंप्लीटेड एट पॉइंट P। रिएक्शन गेट कंप्लीटेड एट पॉइंट P। P पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और फोर्थ बोलता है तुम्हारा क्या? डाइल्यूट HCl रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर पॉइंट P। नहीं, डाइल्यूट जो है वो P के बाद रिमेन अनरिएक्टेड तो दूर की बात है ही नहीं। मतलब HCl ओवर लिख दिया मैं, HCl है ही नहीं, अनरिएक्टेड की बात तो बहुत दूर की बात है। P के बाद CaCO3 अनरिएक्टेड होगा, राइट। और P पे ही तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस पॉइंट पर तुम्हारा HCl जो है वो ओवर हो चुका है, राइट। तो वैसे केस में मैं बोलूंगा मेरा ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट पूछा था उसने, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया? तो एक तो तुम्हारा पहला इनकरेक्ट है, और दूसरा तुम्हारा चौथा इनकरेक्ट है, राइट। ये दोनों सही है क्योंकि P के बाद मास डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब क्या है? मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये सही है। CaCO3 रिमेन अनरिएक्टेड, बिल्कुल बात सही है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज HCl खत्म हो चुका है। पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऑफ CO2 फर्दर इवॉल्व नहीं होगा, ये लिख रहा है मोर एंड मोर इवॉल्व, ये बिल्कुल गलत है। डाइल्यूट HCl, ये भी गलत है बिकॉज HCl तो खत्म हो गया है P के बाद। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 4 इज इनकरेक्ट। उसने पूछा भी क्या था? इनकरेक्ट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसने दिमाग लगा दिया। क्या लगा दिया इसने? यहाँ पर तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री भी यूज कर लिया। आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए कि कौन जल्दी रिएक्ट करता है, कौन लेट से रिएक्ट करता है, ये सब पता होना चाहिए। किसके पहले तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले उसके लिए मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद रिएक्शन को बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो भी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट आते हैं उसको मोल से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर लेस आता है वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और मास निकल क्यों रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो मास भाग रही है।
इसलिए मास घटती जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम उस पर HCl डालते हैं तो। और P के बाद मास में डिक्रीमेंट शो नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ P के बाद रिएक्शन खत्म हो चुकी है। और खत्म होने का रीजन कौन है? HCl। याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड रिएक्शन कहां तक जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आगे अचीवर सेक्शन, ऑल्दो मुझे लगता है पिछला क्वेश्चन भी अचीवर सेक्शन का ही होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बोलता है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली अलोंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टडी द गिवन, जो भी है बहुत कुछ दे रखा है, PQ और STV कुछ दे रखा है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। ओके, अब ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का P दे रखा है और पीरियड नंबर 2 है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते जाओ। तो ग्रुप 1 में पीरियड नंबर 2 कौन है? तो सोडियम है, राइट। सॉरी, ग्रुप 1 में पीरियड नंबर 2 कौन है? तो आंसर तुम्हारा लिथियम है, राइट। पीरियड नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, पीरियड नंबर 2 होता है लिथियम, तो P तो तुम्हारा लिथियम है। अब तुम्हारा ग्रुप 2 के अंदर पीरियड नंबर 3 कौन है? तो बेरिलियम के बाद होता है मैग्नीशियम, तो यहां पर तुम्हारा मैग्नीशियम है, S मैग्नीशियम है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 में मैग्नीशियम से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कौन आता है? तो यहाँ आता है एल्युमिनियम, और इस बीच में कुछ भी नहीं होता, ये खाली होता है, क्योंकि पीरियड नंबर 3 के अंदर तुम्हारा D ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होता है, तो T तुम्हारा एल्युमिनियम है। U तुम्हारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। Q है तुम्हारा 15 ग्रुप का पहला एलिमेंट, और वो है तुम्हारा नाइट्रोजन, पीरियड नंबर 2। उसके बाद 16 में कुछ नहीं दे रखा, 17 में ये V है, तो V कौन होगा? तो ये तुम्हारा क्लोरीन है, क्योंकि 17 ग्रुप में पीरियड नंबर 3 के अंदर क्लोरीन आता है, पीरियड नंबर 1 के अंदर फ्लोरीन आता है, सॉरी पीरियड नंबर 2 के अंदर फ्लोरीन, पीरियड नंबर 3 के अंदर क्लोरीन। और पीरियड नंबर 1 में क्या आता है सर? तो पीरियड नंबर 1 होता ही नहीं 17 में, क्योंकि 17 में पीरियड नंबर 1 बस ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 में होता है, राइट। ये आपने देखा होगा पीरियड टेबल के अंदर, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब ग्रुप नंबर 18 की बात चल रही, तो ग्रुप नंबर 18 में R कौन होगा? तो यहाँ पर नियॉन होगा और यहाँ पर आर्गन होगा। ओके, आप कोशिश करो सारे लिख ही लेने का, ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, बोरोन एल्युमिनियम, उसके बाद यहाँ पर BeMg लिथियम सोडियम, राइट। लेकिन हमें किस किस से काम है? जिसका इसका इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो ये 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 है, और वो ये है, और ये है। चलिए अब 1 to 1 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला बोलता है एलिमेंट U विल ओनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यू कौन था भैया? सिलिकॉन। अरे कैसा, ऐसा ऐसा किसने बोल दिया भैया? ऐसा कुछ नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप नंबर 14 ऐसे भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना में बिलीव नहीं करते। ग्रुप नंबर 1 और 2 17 वाले फॉर्म करते हैं, या 16 वाले कुछ एलिमेंट जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फॉर्म करते हैं, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा बोलता है S and V will react with each other to form a compound of type H2V। अब S कौन है भैया? S मैग्नीशियम है, ओके। और V कौन है? V क्लोरीन है। तो क्लोरीन होता है -1, Mg होता है +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बन गया MgCl2। MgCl2 ये S था, ये V था, मतलब बनना चाहिए SV2, बट बोल क्या रहा है? S2V। भाई साहब ये भी भैया गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बनना चाहिए था SV2, बट बोल रहा है वो S2V बनता है। नहीं, P and S will only form ionic compound with V। P लिथियम मैग्नीशियम विल ओनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यस बच्चा, यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? LiCl या MgCl2, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। एंड P एंड Q विल फॉर्म कंपाउंड ऑफ टाइप PQ3। अब P कौन है भैया? P कौन है? तो P है तुम्हारा लिथियम, तो लिथियम। और Q कौन है? Q है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है बेटा? तो नाइट्रोजन होता है -3, लिथियम क्या होता है? +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बनेगा Li3n। तो मतलब बन रहा है P3Q, और ये क्या बोल रहा है? PQ3। मतलब ये भी क्या हो गया? रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? तो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम जो है वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो वो क्लोरीन के साथ क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो इसी के साथ बच्चों इसका आंसर सी हो गया, बिकॉज ऑफ PNS मेटल्स हैं जो कि इनके साथ मिलके जो आपके V है, V दैट इज योर क्लोरीन है, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? तो ये तुम्हारा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन LiCl और MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डायरेक्शन पूरा पढ़ लिया हमने, हमें समझ में आ गया कि भैया ये सारे मेटल हैं। तरीका वही है। तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले सारे मेटल का नाम लिख लो फटाफट। तो जल्दी फटाफट सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। सबका नाम 1 to 1 लिखना शुरू करेंगे।
तो मैंने ऐसे आपको बताया फर्स्ट एलिमेंट और पीरियड नंबर 2, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा लिथियम, तो P तो वही रह गया तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 में लिथियम। S जो है वो तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद T जो है वो तुम्हारा बेरिलियम, बोरोन और एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद सिलिकॉन हो गया, सेम ही है लग रहा है। उसके बाद Q जो है वो तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे Q नाइट्रोजन हो गया है। उसके बाद V जो है वो तुम्हारा क्लोरीन है, अच्छा सेम ही है। फिर यहाँ पर नियॉन है और यहाँ पर आर्गन है। ये सब तो हमने लिख दिया, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 to 1 सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो बोलते हैं इनकरेक्ट कौन है, ये ध्यान रखना बेटा, इनकरेक्ट पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आउट ऑफ T and U V is bigger in size as it has more number of electrons. Out of T and U is bigger. T कहाँ गए भाई, T and U is bigger, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज कर रही होती है। और इसके पीछे का रीजन होता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। इफेक्टिव जो जेड होता है, दैट इज जो अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसलिए साइज घट रही होती है, ना कि बढ़ रही होती है। तो यू का जो साइज है वो छोटा होगा, तो मतलब ये इनकरेक्ट है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है मेटल टी हैज वैलेंसी 3 एज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13। तो मेटल टी जो है वो बिल्कुल सही बात है। एल्युमिनियम वैलेंसी इसकी 3 होती है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Al+3 इसका फॉर्म भी करता है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है, बट मुझे पूछा क्या है उसने, इनकरेक्ट कौन सा है, राइट, इनकरेक्ट। फिर है R and W आर कॉल्ड नोबल गैस। R और W को हम लोग नोबल गैस बोलते भी हैं, बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा, बस एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट इज B। तो मेरा आंसर B हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी अच्छी थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, साथ में आपने कुछ नया सीखा भी होगा। तो जब सीखा नया और अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग कंटेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में। इसी पेपर के जो अदर सोल्यूशंस हैं लाइक फिजिक्स के एंड बायोलॉजी के, साथ में लॉजिकल रीजनिंग के, उसके भी लिंक इसी में मेंशन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो उस पर आप क्लिक करके प्लीज़ वो भी देख लो, वो भी समझ लो, वहाँ भी कुछ नया सीखने मिलेगा। और साथ में हमारे वेबसाइट को विजिट करो myclassroom.digital। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो बच्चों, इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।